स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है डॉक्टर फतेह सिंह भाटी की कहानी हिये में ठिया। मैंने ऑपरेशन थिएटर में अभी सर्जरी शुरू करवाई ही थी कि आईसीयू से डॉक्टर श्रुति का फोन आया। सर, प्लीज़ आईसीयू में आना। मैंने पूछा, कोई इमरजेंसी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस कोई पेशेंट है जिस पर कुछ डिस्कस करना था। श्रुति मेरी जूनियर थी जो इन दिनों आईसीयू के इंचार्ज थी। कई बार इमरजेंसी होने पर या किसी पेशेंट पर कुछ डिस्कस करना होता तो कॉल कर लेती थी। इमरजेंसी नहीं थी, यानी तत्काल भागने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने ऑपरेशन थिएटर में एक बार फिर से देखा, सारे पेशेंट सेटल थे। ये सोचकर कि जितना जल्दी डिस्कस हो जाएगा उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट में कोई चेंज करना हुआ तो हो जाने से पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए रेजिडेंट्स और अपने जूनियर को ध्यान रखने का कहकर आईसीयू के लिए निकल गया। आईसीयू में पहुंचते ही देखा, सामने ड्यूटी रूम में मुस्कुराते हुए डॉक्टर श्रुति खड़ी है, साथ में रेजिडेंट्स, डॉक्टर्स और स्टाफ भी। ड्यूटी रूम के अंदर पहुंचा तो देखा टेबल पर केक सजा है जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे सर। अब याद आया कि आज मेरा जन्मदिन है। अभी केक काट ही रहे थे कि सिस्टर आई और डॉक्टर श्रुति से बोली, 5 नंबर पेशेंट आपको बुला रही है। सिस्टर, वो तो आज सुबह से ही वेल सेटल्ड है, अब क्या हो गया? सिस्टर के जवाब का इंतजार किए बिना ही श्रुति फिर से बोली, ठीक है सिस्टर, उसको बोल दो अभी आ रही हूं। मैंने बीच में ही टोका, डॉक्टर श्रुति प्लीज एक बार देख आओ, हम लोग रुक जाते हैं, केक थोड़ी देर में काट लेंगे, क्या पता सच में कोई प्रॉब्लम हो उसे। जी सर, मैं जाती हूं। डॉक्टर श्रुति पहुंची तब तक वो मरीज पूरी तरह से पसीने में भीग चुकी थी। श्रुति ने मॉनिटर की तरफ देखा, ब्लड प्रेशर ठीक था, ईसीजी ठीक था, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक था, बस हार्ट रेट ज़रूर ज़्यादा थी। पेशेंट के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। करीब 10-15 मिनट में पेशेंट सेटल हो गई और श्रुति लौट आई। मैंने पूछा, सब ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, अब आप केक काटिए। केक कट गया, स्टूडेंट्स प्लेट में डालने लगे। श्रुति ने धीरे से मुझसे पूछा, सर आपने कभी माउंट आबू में जॉब की है? हाँ की है ना, यहाँ से पहले वहीं था, पर अचानक ये क्यों पूछ रही हो? इस बार बिल्कुल निकट आकर श्रुति ने धीरे से मेरे कान में कहा, सर आप जानते हैं कि उस पेशेंट ने मुझे क्यों बुलाया था? मुझे क्या पता। ड्यूटी रूम के ग्लास से दिख रहे उस मरीज के बेड की तरफ इशारा करते हुए बोली, सर उसे ठीक से देखिए और कुछ याद कीजिए। क्या देखूं और क्या याद करूं? श्रुति आंख मारते हुए बोली, सर उसे देखिए और हमें भी अपने प्यार की बातें बताइए। माउंट आबू के सुहावने मौसम, खूबसूरत पहाड़ों और वादियों पर किए गए इश्क की दास्तान सुनाइए। ज़्यादा स्मार्ट मत बनिए वरना सबको बता दूंगी आपके प्यार का राज। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मजाक है यार? सही में सर, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। मैं जानता था कि वो मजाक कर रही थी, इसलिए उसे चुप कराने के लिए बोला, बच्चे लोग आप सब अपनी अपनी प्लेट लेकर बाहर जाएं। आज डॉक्टर श्रुति मुझसे अपने प्यार का इजहार करने वाली है। सब हंसते हुए बाहर जाने लगे तो श्रुति बोली, प्लीज कोई कहीं मत जाइए, सर मजाक कर रहे हैं। तुम भी तो मजाक कर रही हो। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूं सर, यूं होशियारी की तो सबके सामने राज की बात बता दूंगी। मुझे पता था कि कोई बात नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। मैं तो उस मरीज को जानता भी नहीं था, इसीलिए बोला,
ज़रा बताइए डॉक्टर साहिबा, हम भी तो सुने हमारे मोहब्बत की दास्तान। वो हंसते हुए बोली, अरे सर, ऐसे सबके सामने थोड़े ही बताऊंगी, आखिर आप मेरे टीचर रहे हैं। चल जो करना है वो कर, अभी सबको खाने दे। तेरे इस नौटंकी के चक्कर में सब प्लेट्स हाथ में लिए खड़े हैं। उसके बाद सभी ने केक, नमकीन, मिठाई खाई और अपने अपने काम के लिए जाने लगे। मैं जानता था कि कुछ भी नहीं है, फिर भी ड्यूटी रूम में मैं और श्रुति ही बचे तो मेरी नज़र उससे सवाल करने लगी। वो बोली, सर बताती हूँ, थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा आहें भरिए, मोहब्बत के उन लम्हों को याद कीजिए। आखिर बात आपके प्यार की है। अब ज़्यादा नाटक मत कर वरना मार खाएगी। होगी तो प्रोफेसर, पर भूल मत कि कभी मेरी स्टूडेंट थी। आज भी कान मरोड़ने और चाटा लगाने का अधिकार है। सर हुक्म, दोनों कान और दोनों गाल हर वक्त हाजिर हैं। पर मैं झूठ नहीं कह रही हूं, उसने सच में यही कहा है कि उसे आपसे प्यार है। क्या बात कर रही है? वैसे तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की पेशेंट है सर, पर साइकेट्रिक एलिमेंट भी हो सकता है क्योंकि ये उसका सुसाइडल अटेम्प्ट था। साइकेट्रिक रेफरेंस करवा लें क्या? वैसे अब बिल्कुल ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हम तो कल उसे डिस्चार्ज की सोच रहे हैं। अब मैं गंभीर और अधीर होने लगा था। तू सीरियसली सच सच बता, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सच कह रही हूँ सर। मेरे वहाँ पहुँचते ही उसने पूछा था, श्रुति मैम, वे कौन हैं जो आपके सामने की कुर्सी पर बैठे हैं? मैंने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? वे मेरे टीचर हैं। तो वो बोली, मैडम जी, आप नाराज़ मत होइए, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि वे डॉक्टर विजय हैं क्या, जिन्होंने बहुत पहले माउंट आबू में नौकरी की थी। मैंने कहा, माउंट आबू में नौकरी का तो मुझे पता नहीं, पर हाँ, वे डॉक्टर विजय तो हैं। उसने कहा, अगर माउंट आबू वाले डॉक्टर विजय ही हों तो एक बार आप उनसे मुझे मिलवा देंगी? मैडम जी, मेरे माथे पर अपना हाथ रख दीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगी, आपके पांव धोकर पी लूंगी, उम्र भर आशीष दूंगी। वैसे मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मुझे यकीन है कि ये वे ही हैं। कितना ही बदल जाएं, मैं उस चेहरे को कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो मैंने पूछा, अच्छा ठीक है, पर तो उनसे चाहती क्या है? बोली, मैडम जी, बात आप तक ही रखना, उन्हें भी मत बताना। वे नाराज़ हो गए तो मुझसे मिलने नहीं आएंगे। वे तो जागते हुए देखा गया सपना है, गले में अटकी हुई ऐसी फांस है जो निकल गई तो मैं मर जाऊंगी। मेरा पहला और आखिरी प्यार है। मैं स्तब्ध रह गई। थोड़े समय तक कुछ नहीं सूझा, आवाक उसे देखती रही। कहाँ वो मरीज और कहाँ आप, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर। फिर यूं ही सवाल किया, पर तू तो शादीशुदा है? वो बोली, हाँ, तो क्या हुआ मैडम जी, बाहर बैठे हैं वे मेरे घरधनी हैं, और जो ये सामने बैठे हैं वो मेरे जीव की जड़ी हैं। मैंने कहा, ये नौटंकी ठीक है तुम्हारी, एक से शादी, दूसरे से प्यार, तीसरे से प्यार था तो आप दोनों ने शादी क्यों नहीं की? जवाब आया, मैडम जी, आप भी गजब करती हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। चकोर चांद को चाह सकता है, उसके सपने देख सकता है, पर चांद से मिलना जब विधाता ने ही उसके भाग्य में नहीं लिखा तो सोचना बेमतलब है। आसमान और जमीन का मिलन कभी हुआ है भला तो हमारा होता। आप शादी की बातें करती है, हमने तो ठीक से कभी बात भी नहीं की। वैसे भी अंतस में उगे नेह के लिए शादी की, मिलने की बातों की कहाँ ज़रूरत। मैंने कह दिया, ये कैसा प्यार जिसमें ठीक से बात भी नहीं की। खैर जो भी हो, अगर वे माउंट आबू वाले डॉक्टर विजय हैं तो एक बार तुमसे ज़रूर मिलवा दूंगी। अब तो अपने प्यार का इजहार कर देगी? वो कह रही थी, ज़रूर मैडम जी,
अगर आप कहेंगी तो सबके सामने। बस मेरी विनती याद रखना, उम्र भर आशीष दूंगी। आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। और उसके बाद मैंने आकर जब आपसे पूछा तो आपने ही बताया था कि माउंट आबू में जॉब की है। अब बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर है कि आप मुझे मारने की बात करते हैं? सारे कबाड़े आप करो और सजा हमें दो, ये तो ठीक नहीं है सर। अरे यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा ही होता है सर, जब अपनी गलती होती है ना तब आदमी चुप हो जाता है। सच में मैं माउंट आबू रहा जरूर हूं, लेकिन उसे तो जानता भी नहीं। तू ये कैसी बला ले आई? अब ये तो प्यार मोहब्बत की बातें हैं सर, आप जाने या आपकी महबूबा जाने। और फिर श्रुति हंसते हुए गीत गाने लगी, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। वैसे सर, हम आपको बड़ा शरीफ समझते थे, आप तो छुपे रुस्तम निकले। अब आप ही बताइए, कोई लड़की जानबूझकर ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? कोई खुद ही खुद को बदनाम करता है क्या भला? श्रुति, एक तो इस आफत को मेरे गले डाला और ऊपर से ये मजाक। अब मार खाएगी तू। बंदे का सिर हाजिर है सर, एक बार अपनी महबूबा से जाकर मिल तो लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सीरियसली कह रही हूं सर, मजाक में न लें। नहीं मिलता, तेरी रिक्वेस्ट भी नहीं सुनता, जा रहा हूं। सर प्लीज, सच में कोई परेशानी तो है उसे, डिप्रेशन में ही सुसाइड की कोशिश की है। क्या पता कोई कारण समझ आ जाए या कुछ कहकर हल्की हो जाए, ऐसे में उसे फायदा हो जाएगा। एक बार उससे मिल तो लें, उसके कहने से आप उसके प्रेमी थोड़े ही हो जाएंगे। हाँ, बात तो ठीक है, जाता हूं। जाइए, मैं मैडम को नहीं बताऊंगी। मेरे तैयार होते ही तेरा नाटक फिर से शुरू हो गया। ऐसा क्या है इसमें जो मेरी बीवी को नहीं बताएगी? वो कोई मेरी प्रेमिका या दूसरी बीवी है? मैं तो सच में उसे नहीं जानता। सर, आप तो इतने सालों से मुझे जानते हैं ना, मेरी मजाक करने की आदत है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। प्लीज आप एक बार उससे मिल लें, अब उस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। ठीक है प्रोफेसर साहिबा, मैं मिलता हूं। मैं बिना कुछ सोचे बेड नंबर 5 पर पहुंच गया। उस मरीज से हेलो किया और पूछा, क्या कहना चाहती हो? पहले तो दोनों कोहनियों पर हाथ देकर वो सिर की तरफ सरकी और तकिए का सहारा लेकर बैठ गई। फिर दोनों हाथ जोड़कर आंखों से स्टूल की तरफ इशारा किया और बोली, डॉक्टर साहब बैठिए। बात थोड़ी लंबी है, 5-10 मिनट लगेंगे। पूरी सुन लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, हिये का बोझ हल्का हो जाएगा। मैं स्टूल खींचकर अबोला उसके पलंग के पास बैठ गया। साहिब, आपको याद है कि बरसों पहले आपने माउंट आबू में नौकरी की थी? हाँ, मुझे याद है। बस इतना बहुत है मेरे लिए कि आपको मेरा गांव आज भी याद है। मेरी बातों से शायद थोड़ा बहुत और भी याद आ जाए। आप जब मेरे गांव में थे तब मैं अनपढ़ तो नहीं थी, लेकिन अनघड़ अलहड़ रिश्तों और बाहरी दुनिया से अनजान यौवन की दहलीज पर खड़ी किशोरी थी। कोई 16-17 बरस की मेरी उम्र रही होगी उस समय। मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ वो सब कुछ मेरा है। मेरे सुख, मेरे दुख, मेरी उलझनें, सब कुछ मेरा निजी है। आपका इसमें इतना सा ही हिस्सा है कि आप उस समय मेरे गांव में थे। आप तब भी मुझसे इतने ही अनजान, दूर और निस्संग थे जितने अभी इस समय मेरे पलंग के बगल में बैठकर दूर हैं। मैं बीच में ही बोल पड़ा, तब फिर मुझसे क्या शिकायत है? मुझसे क्या कहना चाहती हो? साहिब, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही, बल्कि अपने जी के जंजाल के लिए कह रही हूं, ताकि थोड़ा बहुत मेरे को सुकून मिले, मेरी आफत कम हो। मुझे लगता है ये सब कहने के बाद मेरी बेचैनी और अमूझनी कम हो जाएगी।
आप अपने कीमती 10 मिनट मुझे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। जीवन भर आपका एहसान मानूंगी। ठीक है, बोलिए, मैं सुन रहा हूं। साहिब, आज तो इस अभागन के भी भाग कि आप इसके इतने करीब बैठे हैं, लेकिन मैं जो सुनाने जा रही हूं उस कहानी में मैं अकेली थी। आप दूर दूर तक नहीं थे, ये भी आधा सच है। जैसा सांझ के धुंधलके में होता है, उसे न अंधेरा कह सकते हैं और न ही उजाला। लोगों को आप मेरे साथ नहीं दिखते थे, आपको मैं नहीं दिखती थी, लेकिन मुझे तो हर पल क्षण आप दिखते थे, महसूस होते थे, मेरे से बातें करते थे। मेरे लिए ये यात्रा मेरे अकेले की नहीं, हम दोनों की थी। मेरे हिये में, मेरे कलेजे में, मेरी सांसों में आप रहते थे। दिन हो या रात, सुबह हो या सांझ, आठों पहर आप मेरे साथ होते थे, लेकिन आपको ये एहसास भी नहीं था। इसलिए आपसे शिकायत भी कैसे करूं? आप सोच रहे होंगे कि कैसी बला गले पड़ी, जिसे मैं जानता भी नहीं वो ये क्या कह रही है, क्यों कह रही है, कहीं कोई साजिश तो नहीं। आजकल दुनिया भर की साजिशें, छल कपट हो रहे हैं। औरतों द्वारा पुरुषों को लूटा जा रहा है, तो पुरुषों द्वारा औरतों को छला जा रहा है। कौन सही कौन गलत कोई नहीं जानता। ऐसे में किसी को भी किसी पर विश्वास नहीं। तब फिर आप मुझ पर क्यों विश्वास करेंगे? मैं हाथ जोड़कर कहती हूं कि मेरी पूरी बात सुन लेना। मैं तो खुद ही कह रही हूं कि आपका मेरे से कोई संबंध नहीं था, लेकिन मेरा आपसे संबंध था, उतना ही जितना मेरी इन सांसों के साथ मेरा संबंध है। मेरा यकीन कीजिए, क्योंकि मुझे आपसे कुछ भी पाना नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि एक समय था तब मुझे आपसे बहुत कुछ पाने की चाहत थी और उम्मीद भी। अब मुझे दुनिया के किसी भी इंसान से कुछ नहीं चाहिए। उस समय चैन से जीने का संघर्ष था, आज चैन से मरने का संघर्ष है। अरे भाई, तुम पहेलियां ही बुझाती रहोगी या कुछ बताओगी भी कि मुझे किस लिए बुलाया, मुझसे क्या कहना चाहती हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। सब बताती हूँ साहब, सब बताती हूँ। इतने भी अधीर मत होइए आप। बेमन से ही सही, पर मैंने भी तो बहुत धीरज धरा है। अब तो मेरे पास समय भी नहीं है, फिर भी सब इत्मीनान से सुना रही हूँ। समय क्यों नहीं है तुम्हारे पास? सब कुछ तो ठीक है। डॉक्टर श्रुति कह रही थी कि 1-2 दिन में वो डिस्चार्ज करके घर भेज देंगी। छोड़िए साहब, ये फालतू की बातें। मान लेते हैं मेरे पास बहुत समय है, तब भी कोई बातें हैं जो आपको बताना चाहती हूँ। विनती है कि थोड़े इत्मीनान से सुनना। अरे तुम कुछ बताओगी भी या यूं ही इधर उधर घुमाती रहोगी? फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। श्रुति ने बताया होगा ना कि मैं ऑपरेशन थिएटर में काम छोड़कर आया हूँ, जानती हो ना तुम? जी हाँ, जानती हूँ। बहुत एहसान किया है, कृपा की है, दया की है, माथे पर हाथ रखा है इस अबूझ के। अब मैं बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करूँगी, सीधे सीधे अपनी बात सुनाती हूँ। कोई 20 बरस पहले की बात है। एक बार मुझे बुखार हुआ था। तपता शरीर लिए मैं माँ के साथ अस्पताल पहुंची। उस समय जो माउंट आबू अस्पताल के इंचार्ज सीनियर डॉक्टर साहब थे, माँ को उन पर भरोसा था। माँ मुझे उनको दिखाना चाहती थी। जिस समय हम दोनों पहुंची, उस समय उनका कमरा मरीजों से खचाखच भरा हुआ था। एक तो वो भीड़, ऊपर से उस समय उन्होंने अपने ऑफिस के बाबू से कुछ फाइलें मंगवा रखी थी। उस भीड़ के बीच वे उन फाइलों को देख रहे थे। शायद वे ज़रूरी होंगी, पर गांव के अनेक लोगों का कहना था कि अक्सर वे जानबूझकर करते थे ताकि अस्पताल का टाइम पूरा हो जाए। टाइम पूरा होते ही वे घर चले जाते और मरीज उनके पीछे पीछे।
फिर मरीजों के उस रेले से पैसे लेकर इलाज करते। वे अस्पताल में देख लेते, तब भी उस भीड़ में मेरा नंबर आने में 2-3 घंटे लग ही जाते। इसीलिए तब भीड़ को पार करते हुए हम दूसरे कमरे में पहुंचे। वहाँ वे डॉक्टर साहब थे जो पूरे गांव में कुख्यात थे। वे सीनियर तो थे, लेकिन पूरा गांव जानता था कि लुगाई देखते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। 32 के 32 दांत दिखने लगते। कितनी ही लुगाइयों के साथ उनके किस्से कहानियां मशहूर थे। उस समय भी वे 8-10 लुगाइयों से घिरे हुए खीखी कर रहे थे। हमें निकलते हुए देखा तो उन्होंने अपना चश्मा नीचे करते हुए उसके ऊपर से ललचाई नज़रों से मुझे देखा। नज़रें स्टूल की तरफ ले जाते हुए हमें रुकने का इशारा किया। हालांकि मुझे भी उनमें कोई रुचि नहीं थी, फिर भी उधर देखा ही था कि माँ ने पीछे से धकेलते हुए मुझे तीसरे कमरे में पहुंचा दिया। वहाँ 2 लोग खाली पड़ी कुर्सी और स्टूल पर बैठे टाइम पास कर रहे थे। उनसे पता चला कि तीसरे कमरे वाले डॉक्टर छुट्टी पर हैं। तब हम माँ बेटी आगे बढ़ी और चौथे कमरे में पहुंची। बोलते बोलते वो रुक गई, जैसे इतनी बाधाएं पार करके थक गई हो। उसने 2-3 लंबी सांसें खींची और वैसे ही थकी हुई दीर्घ निश्वास छोड़ी। कुछ देर मेरे चेहरे को देखा, फिर नज़रों को छत पर टिकाते हुए फिर से बोलने लगी। माँ और मैंने चौथे कमरे में प्रवेश किया। साफ सुथरा कमरा, नई टेबल, कुर्सी, स्टूल और सामने 2 कुर्सियाँ। आप कुर्सी पर बैठे थे। आसमानी रंग की पैंट, आसमानी और केसरिया धारी वाला सफ़ेद कमीज, गले में स्टेथोस्कोप। टेबल पर लगे कांच के ऊपर बीपी देखने का यंत्र। उसी कांच के नीचे कुछ कागज़ जिन पर बीमारियों के नाम, उनके लक्षण, जांचें और इलाज लिखे थे। आप कुर्सी पर बैठे टांग पर टांग रखे किताब पढ़ रहे थे। मैंने इतना तो देख लिया था कि कोई अंग्रेज़ी की किताब थी, पर उसे आपने इस तरह से पकड़ रखा था कि मैं जान ही नहीं पाई कि कोई मेडिकल की किताब थी या अंग्रेज़ी उपन्यास। मेरी माँ ने नमस्कार किया। आपने ऊपर देखा। ऐसा लगा जैसे किसी को अचानक नींद से जगाया गया हो। आपने मुस्कुराते हुए गर्दन झुकाकर माँ को नमस्कार का जवाब दिया, किताब टेबल के दराज में रखी और माँ को देखते हुए मेरी तरफ देखा। मैं नमस्कार करना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों आपकी आंखों में ही देखती रह गई। आपकी मिश्री खुली मीठी आवाज़ सरसराहट करती हुई सीधे कलेजे में उतरी। आपकी मुस्कुराहट ने अंतस में उथल पुथल मचा दी। ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर कोई भूचाल आ गया हो। उन कामणगारी आंखों में जाने कैसा जादू था कि हिये में एक खटका सा बजा। मैं जहाँ थी, जैसे थी, वहीं अटक गई। ऐसा लगा जैसे घूमती पृथ्वी ठहर गई हो। पृथ्वी ही नहीं, आसमान, हवा, पेड़ पौधे, फूल पत्ते, जीव जिनावर सब थिर हो गए हों। एक अजीब सा सम्मोहन, जैसे किसी ने मंत्र पढ़कर चेतन इंसान को अचेतन मूर्त में बदल दिया हो। यकीन कीजिए, न तो मेरा ऐसा कोई इरादा था, न ही आदत। मैं आज तक प्रेम, स्त्री पुरुष संबंध, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फ्लर्ट या पुरुष से दोस्ती जैसे किसी भी अनुभव से नहीं गुजरी थी। स्कूल में कई साथी लड़कियां ऐसी बातें करती थी, पर मेरा न कभी ऐसा कोई इरादा था और न ही ऐसा कुछ किया था। पता नहीं उस दिन अचानक क्यों और कैसे हुआ कि मैं ढीठ की तरह आपको देखती ही रह गई, वो भी अपनी माँ के सामने। मैं तब तक मूर्त बनकर खड़ी रही जब तक कि आपने अपनी नज़रें फेर नहीं ली। आप लंबे, गोरे चट्टे, सुंदर और स्मार्ट ज़रूर थे, पर ऐसा भी कुछ नहीं था कि आपका व्यक्तित्व कोई अति विशिष्ट हो। गोरी मैं भी थी, कद काठी नाक नक्श भी ठीक ठाक थे, इसलिए आपका डील डॉल मेरे लिए कोई विशेष आकर्षण नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाहर से देखने में ऐसा कुछ भी नहीं था।
जिसने मुझे खुद को भूल जाने पर मजबूर किया हो। लेकिन कुछ ऐसा था जो देखा नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था, जिसके सहारे आप मेरे भीतर उतरते जा रहे थे, मेरे से बिना पूछे। वैसे ऐसा आप मेरी इजाज़त के बगैर कर रहे थे या मेरी चाहत भी यही थी, इस पर मैं भी निश्चित नहीं थी, क्योंकि मेरी दुनिया में दाखिल होने की इजाज़त न मैंने दी थी और न ही आपने मांगी थी। लेकिन मन ज़रूर चाहता था कि जो घटित हो रहा है वो होता रहे। एक अजीब सा सुख, सुकून, नशा महसूस हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बस इतना सा समझ आ रहा था कि मैं मेरे वश में नहीं रही। खैर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर कुछ तो था जिसमें यौवन की दहलीज पर खड़ी एक अबोध किशोरी को सम्मोहित कर दिया था, आसक्त कर दिया था, बेचैन कर दिया था। मैं मेरी माँ के सामने अपनी बीमारी को भूलकर आपकी आंखों में आंखें डाले ढीठ की तरह खड़ी रही। आप द्वारा दूसरी तरफ देख लेने पर भी नजरें अलग जरूर हुई, पर मेरी आंखों में, हिये में, कलेजे में आप ही आप थे। मन में आपके सिवाय कुछ भी नहीं सोच पा रही थी, यहाँ तक कि बुखार में तपते अपने तन के बारे में भी नहीं। तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातें इतने वर्षों बाद आज भी याद है। गजब मेमोरी है। मुझे तो वहाँ के बस स्टैंड पर छोड़ दिया जाए तो संभवतः उस अस्पताल को भी ढूंढ नहीं पाऊंगा। साहिब, मेमोरी की बात छोड़िए। आप डॉक्टरों के लिए याददाश्त दिमाग का मामला होता है। दिमाग में जमा बातें समय के साथ मिट जाती होंगी या धुंधली पड़ जाती होंगी, पर दिल की दीवार पर लिखी इबारतें अमिट होती है साहिब। कालजे में चुभे तीर जीवन भर याद रहते हैं। उनकी यादें वैसी ही रहती है, न घटती है, न मिटती है, न धुंधलती है। वे इबारतें इबादतें बन जाती हैं। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा, मेमोरी दिल की भी होती है, ये तो आज पता चला। थोड़ी उदास होते हुए वो बोली, खैर छोड़िए साहब, डॉक्टरी को बीच में मत लाइए। कोई हमारे हिये में ठिया कर ले, फिर सारे तर्क अर्थहीन हो जाते हैं। आप उस तूफान से गुजरे नहीं हैं, इसलिए ऐसा मजाक कर सकते हैं। यकीनन मैंने जो भी कहा वो तर्क द्वारा खारिज किया जा सकता है। सॉरी, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी साहब, जो हुक्म। हालांकि यहाँ इतने दिन रहने से मैं समझने लग गई हूँ कि आपके यहाँ डॉक्टर को सर या मैम कहकर पुकारते हैं, पर मैं आपको साहेब ही कहना चाहती हूँ। आप इजाज़त देंगे तो मेहरबानी होगी, मुझे अच्छा लगेगा। मैं आप पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं करने वाली, बस मन को अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। उस दिन से आज तक मेरा मन आपको इसी नाम से याद करता आ रहा है। कोई बात नहीं, कहिए, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी साहब, मैंने उसी समय अपराध बोध के साथ माँ की तरफ देखा, लेकिन उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। उसकी नज़रों में मेरे लिए अब भी वैसा ही लाड था जैसा जब मैं अबोध थी तब वो गोद में लेकर छाती से लगाती थी। इसका मतलब था कि माँ ने मेरा वो ढीठपन नहीं देखा होगा। आपकी नज़रों के सवालिया निशान इशारा कर रहे थे कि आप अभी तक तय नहीं कर पाए थे कि हम दोनों में से बीमार कौन है। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि मैं नहाई धोई नई पैंट कमीज पहने मुड़क रही थी, जबकि घर का कामकाज निपटाकर आई माँ थकी हारी फटे पुराने कपड़ों में थी। इसलिए चेहरे पर थकान, चिंता और उदासी लिए माँ बीमार लग रही थी। तुम उस उम्र में भी दूसरों के मनोभाव को पढ़ लेती थी। वाह साहेब, ये मन के भावों को पढ़ने की कुव्वत तो ऊपर वालों ने सभी औरतों को दी है। वो कोई मेरी खासियत नहीं। आप तो मेरी बात सुनिए। अभी तक मैं और माँ खड़ी ही थी कि अचानक मेरे पाँव कांपने लगे। ऐसा लगा
जैसे शरीर में सती नहीं रहा। मैंने टेबल का सहारा लिया, लेकिन तब भी काम नहीं बना। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तब आपके बिना कहे या बिना इशारा किए ही मैं पेशेंट के लिए रखे स्टूल पर बैठ गई। उसके बाद शेष सारे प्रश्नों के उत्तर माँ ने ही दिए। क्या सवाल थे और क्या जवाब थे, मुझे कुछ नहीं पता। आपने जब कहा उधर घूम जाओ, पीठ मेरी तरफ करो, तो बिना कुछ कहे समझे मैं स्टूल के साथ घूम गई। आप स्टेथोस्कोप को मेरी पीठ में लगाकर सुन रहे थे। जीवन में पहली बार ही में हूक सी उठी। मन में तमन्ना जागी कि काश आपके हाथ या उंगलियां मेरी पीठ पर छू जाएं। अजीब सी बेचैनी के साथ अंतस को उस छुअन का इंतजार था। मेरी पीठ ही नहीं, पूरी देह का रोम रोम खड़ा था, पोर पोर प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन होनहार को ऐसी बातें कब मंजूर होती है। आदमी के जैसी खोड़ली नियति इतनी आसानी से किसी को खुश कहाँ होने देती है। जीवन में भले सब कुछ मिल जाए, बस वही नहीं मिलता जिसका हमें इंतजार होता है। उस समय इतनी दूर बैठी मैं आपकी सांसों की गर्माहट को भी महसूस कर रही थी। ऐसे में आपकी उंगलियों की छुअन न जाने क्या करती, लेकिन मुझ अभागी के भाग में वो क्षण आया ही नहीं। आपने तो स्टेथोस्कोप को इस तरह से पकड़ रखा था कि उस धातुई मशीन के सिवाय कुछ भी महसूस नहीं कर सकी। बस आपके कहे अनुसार सांस लेती और छोड़ती रही। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सांसों की डोरी आपके हाथ में हो, कभी खींचते कभी छोड़ते। मैं तो इतने से ही आपके निकट बैठी सुख से भर रही थी। तभी अचानक आपने अपने हाथ पीछे खींच लिए और कागज पर दवाइयाँ लिखने लगे। उस वक्त मुझे लगा जैसे मेरा सब कुछ किसी ने छीन लिया हो। कितना अच्छा होता कि वे पल वैसे ही ठहर जाते। परंतु मानखे के सोचने से क्या होता है, उसके चाहने से क्या होता है। विधाता के लेख अमिट होते हैं। मेरे भीतर इतनी उथल पुथल हो रही थी, लेकिन आप किसी योगी की तरह उस सब से अनजान बेपरवाह थिर बैठे थे। आपने दवाई लिखा वो कागज मेरी माँ को पकड़ाया और फिर से टांग पर टांग धरकर अपनी किताब पढ़ने लगे। मेरे मन में तो आया कि पूरे अस्पताल को आग लगा दूं। कैसा निष्ठुर, निर्मोही, निर्मम आदमी है। मेरी कोई परवाह ही नहीं, मेरी तरफ देखता भी नहीं। खैर, मन की बातें मन में ही दबाकर मैं माँ के साथ जाने लगी। चौथे कमरे से निकल तीसरे में प्रवेश के समय माँ से नज़रें बचाकर आपकी तरफ देखा, ये सोचकर कि चुपके से आपकी नज़रें मेरा पीछा कर रही होंगी। पर मेरा भ्रम निकला। तब माँ के साथ आगे बढ़ गई, पर मन अभी भी आश्वस्त नहीं हुआ। मुझे अब भी विश्वास था कि आप इतने निर्मोही नहीं होंगे। तब न सही, अब मुझे ज़रूर देख रहे होंगे। इसलिए आखिरी कमरे यानी इंचार्ज डॉक्टर साहब के कमरे से निकलने पर मैंने माँ को बोला कि पर्ची पर नंबर लगवा कर आती हूँ। मैंने वहाँ बैठी सिस्टर को नंबर लगाने के लिए पर्ची दी। एक बार फिर से चोर नज़रों से देखा, एक तरफ थोड़ी झुक कर आपकी तरफ झांका। एक बार फिर मेरा विश्वास टूटा। आप अब भी अपनी किताब में खोए थे। सच कहूँ तो थोड़ा सा उस किताब पर और बहुत सा आप पर गुस्सा आया। न जाने किस अधिकार से, मैं भी नहीं जानती, पर सच कह रही हूँ कि मुझे गुस्सा आया। अंततः मन और बीमार तन लेकर मैं वहाँ से निकल गई। 20 साल पहले एक किशोरी का किसी पुरुष के प्रति आकर्षण स्वाभाविक था। उसने जो कुछ किया या उससे जो कुछ हुआ वो समझ में आता है, लेकिन उसका आज भी इस तरह सुनाना मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरा मानना है कि बढ़ती उम्र के साथ इंसान में परिपक्वता आनी ही चाहिए। इसीलिए मैंने पूछा, तुम क्या सोचती हो, ये सब कोई प्यार व्यार था? साहिब, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या था, आज भी नहीं जानती।
इतना तो विश्वास से कह सकती हूँ कि ऐसा एक आदमी द्वारा छूने या चढ़ते जोबन की या उम्र की अलहड़ता के कारण तन के सुख के चाहत के लिए नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे पहले बीमार होने पर भी कितनी ही बार मुझे कई डॉक्टरों ने चेक किया था, लेकिन वैसा एहसास कभी नहीं हुआ जैसा आपके पास स्टूल पर बैठे हुए हुआ था। साहिब, भगवान के लिए इस रूप रंग जोबन को कितनी ही नजरें हर रोज बींदती थी। अनगिनत भंवरे, जान पहचान वाले भी अनजान वाले भी, उम्र में छोटे भी बड़े भी, हर समय लार टपकाते हुए इंतजार करते हुए हर गली मोहल्ले में, हर सड़क मोड़ पर नजरें गड़ाए मिल जाते थे, पर मुझे कभी उनकी तरफ आकर्षण नहीं हुआ। खैर, जो भी था उसे नाम देकर मुझे क्या करना। यकीन मानिए, मैं कोई मी टू जैसा आरोप लगाने या अपने प्रेम जाल का हर्जाना मांगने के लिए आपसे ये सब नहीं कह रही हूँ, न ही आपको किसी जाल में फंसाने या अपने प्रति आसक्त करने के लिए ही ऐसा कह रही हूँ। जिसे अपना सब कुछ माना, जिसे देवता की तरह पूजा, जो दिन में रात में सोते हुए जागते हुए हर वक्त मेरे साथ रहा, सिर्फ और सिर्फ उसके सामने अपने मन की बात एक बार कहना चाहती हूँ, अंतस की पुकार सुनाना चाहती हूँ। हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप सुन लेंगे, अपने जीवन के कुछ पल इस अभागन के नाम कर सकेंगे, तो इस अहिल्या के लिए राम साबित होंगे, जो न जाने कब से आपकी प्रतीक्षा में राह तकती रही है। इसके बाद शेष जीवन शायद चैन की नींद सो पाऊं। नहीं नहीं, मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रहा, बल्कि अकारण ही पूछ रहा था कि तुम्हें क्या लगता है, क्या था वो आकर्षण। कोई बात नहीं, उस प्रश्न का जवाब दिए बिना तुम अपनी पीड़ा बता सकती हो सकता है हम लोग तुम्हारी परेशानी में कुछ सहायता कर पाएं या बेहतर इलाज कर पाएं। नहीं साहिब, मैं जानती हूँ कि मेरी पीड़ा लाइलाज है, मेरी तकलीफ का आर है न पार, इसलिए उसे मैं अपने पास ही रखूंगी, आपको सुनाकर दुखी नहीं करूंगी। जिसे मन ने देवता माना, अंतस ने पूजा, हिये ने चाहा, उसे दुख के इस गहरे समंदर में क्यों डुबाऊं। मैं तो बस उन पलों की दास्तान सुनाना चाहती हूँ जब मैं न थी, मैं आप में विलीन हो गई थी। मेरे मन में, मेरी सांसों में, मेरे हिये में, मेरे जीवन के हर पल छिन में आप ही आप थे, जिसे सोचकर मैं महक उठती हूँ, चहक उठती हूँ, अजीब से सुख से भर जाती हूँ। मैं सिर्फ उस सुख को सुनाना चाहती हूँ। हाँ, फिर उस दोपहरी में आपकी लिखी दवाई की पर्ची लिए हुए मैं और मेरी माँ मेडिकल स्टोर पर पहुँची। मेडिकल स्टोर मेरे काका का ही है। उन्होंने ही बताया कि आपने यहाँ 3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। आपकी बहुत तारीफ भी की। मैं गर्व से भर उठी। मेरे मुड़कते चेहरे को देखा तो काका ने पूछा क्या हुआ। मैं शर्मा गई, अबोली खड़ी रही। अचानक मेरे मन में आया कि मैं क्यों खुश हो रही हूँ, क्यों शर्मा रही हूँ, क्यों मुड़क रही हूँ। मेरा क्या संबंध है आपसे। दुनिया तो आप और मेरे संबंध के बारे में जानती भी नहीं। दुनिया क्या, आप भी तो नहीं जानते। सिर्फ मेरा हिया जानता था कि कुछ है। काका के यहाँ से दवाई लेकर हम दोनों घर चली गईं। घर पहुंचकर मैंने महसूस किया कि मेरे घर से आपके पास आई लड़की और आपके पास से मेरे घर आई लड़की बिल्कुल अलग थी। वो बदल गई थी। अब मैं मेरे ही वश में नहीं थी। उस दिन न दिन का खाना खाया न रात का। मेरी तो भूख ही खत्म हो गई थी। और कोई दिन होता और ऐसा करती तो माँ से ज़रूर डांट पड़ती, पर बीमारी के कारण माँ ने कुछ नहीं कहा। रात भर आंखों में आपका मुड़कता चेहरा, कानों में आपकी मिश्री खुली मीठी आवाज़, पीठ पर उस स्टेथोस्कोप की छुअन महसूस होती रही। भूख की तरह रात भर नींद भी कोसों दूर रही। करवटें बदलते हुए रात भर जागती रही।
जागते हुए भी भान नहीं हुआ कि आसमान में कब चांद की जगह सूरज आ चुका था। रसोई से माँ ने आवाज़ दी तो मैं अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आई। छत पर धूप आ चुकी थी। तन थकान से चूर चूर होकर टूट रहा था। मन को क्या हो रहा था, सुख या दुख, सुकून या बेचैनी, ये न मन समझ पा रहा था और न मैं। आंखें जल रही थी, पलकें झपकना भूलकर थिर हो गई थी। दूसरी बार माँ की आवाज़ आते ही मैं हड़बड़ाती हुई छत से नीचे भागी। सबसे पहले अपने कमरे में जाकर खुद को आईने में देखा। लाल और सूजी हुई आंखें, भीगी पलकें ऐसी लग रही थी जैसे बरसात के मौसम में धोरे पर बनी पगडंडी के दोनों तरफ घास पर ओस की बूंदें हों। थका मांदा, हिलने से भी लाचार तन, पर मन भी अभी आपकी यादों से महकता हुआ, मुड़कता हुआ एकदम तरोताज़ा था। मंजन कर रसोई में पहुंची तो माँ ने चाय पकड़ा दी और फिर से खुद के काम में लग गई। मैं तो जैसे उस दिन यही चाहती थी। बातूनी मैं हमेशा तो माँ के पीछे पीछे घूमती हुई बेवजह बतियाती रहती थी, पर उस दिन एक ही जगह बैठ गई। चाय के हर घूंट के साथ आपकी उन यादों को अपने भीतर उतारती रही। उन कुछ पलों में जो कुछ हुआ उसे भी, और जो न हुआ पर होना चाहिए था उसे भी महसूस करती रही। मुझे आशंका थी कि सूजी हुई आँखों से माँ को कुछ पता न लग जाए, परंतु पुरानी बीमारी ने मेरे इस नई बीमारी का राज अपनी ओट में ले लिया था। जैसे दरवाजे की ओट में टाबर छुप जाते हैं, जैसे घरधणी को याद करती हुई नई बींदनी घूंघट में अपने आंसू छुपा लेती है, जैसे रात का अंधेरा पृथ्वी पर हो रहे न जाने कितने पापों को लोगों की आंखों से छुपा लेता है। काम से निवृत्त होने पर माँ ने मुझे खूब लाड लडाया, गोद में माथा रखकर सुलाया, बालों में अपनी उंगलियों से कंघी की। मैं जब कभी बीमार होती या परेशान होती थी तो माँ ऐसा ही करती थी। तब मैं सारी पीड़ा, उलझनें, परेशानियां भूलकर सो जाती थी। आज भी माँ की उंगलियों की छुअन से नींद आ गई। जो जगराते में भी आपके साथ थी, वो इस मीठी नींद में तो आपके साथ होनी ही थी। असल में आपकी उंगलियां कठोर थी या कोमल, मुझे नहीं पता, पर इस नींद में मुझे उनकी छुअन ने बहुत सुख दिया। जागने पर माँ ने बताया कि मैं नींद में बहुत मुड़क रही थी। चेहरे पर इतना संतोष, सुकून और सुख लग रहा था जितना पहले कभी नहीं देखा। माँ के पूछने पर मैंने मुलकने के कारण को छुपाते हुए बस इतना ही कहा था, हाँ माँ, बुखार से रात भर नींद नहीं आई थी ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा। मेरे नींद से जागते ही माँ फिर से अपने काम में लग गई और मैं आपके साथ। आपने 7 दिन की दवाई लिखी थी, वे 7 दिन कैसे निकले मैं ही जानती हूँ। एक एक दिन एक एक सदी के बराबर गिनते गिनते थक गई थी। न दिन में चैन, न रात में नींद, न भूख लगे, न प्यास बुझे। 7 दिन बाद माँ को अस्पताल चलने के लिए कहा। बुखार तो उतर गया था, इसलिए माँ ने पूछा, अस्पताल जाकर क्या करेंगे? लेकिन माँ को क्या पता, मुझे तो दूसरी बीमारी लग गई थी। उसका इलाज तो अस्पताल में ही था। मैंने कहा, माँ, दवाई बंद करने से पहले एक बार डॉक्टर साहब से मिल लेना चाहिए। इस बात पर माँ ने हामी भर ली। बोली, बस थोड़ा सा काम निपटा कर चलते हैं, तब तक तू नहा धो ले। माँ के इतना कहते ही हिया समंदर की तरह हिलोरे लेने लगा। उगते सूरज के बढ़ते उजास की तरह आँखों की जोत बढ़ने लगी। प्यासे मन को बरसों से तपती धरती पर बरसात जैसी तृप्ति हुई। जो महसूस हुआ उसे बताने का सामर्थ्य शब्दों में कहाँ। मैं भागते हुए स्नान घर में गई। माँ अपना काम निपटा कर ही चलेगी, ये जानते हुए भी
मैं जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचना चाहती थी। बालों में 2 बार शैम्पू किया, सिर से पांव तक रगड़ रगड़ कर साबुन लगाया। बाहर आकर क्रीम पाउडर। मन में आया कि आपको कैसे कपड़े पसंद होंगे, सलवार सूट, पैंट शर्ट या स्कर्ट टॉप। आखिरकार स्कर्ट टॉप ने बाजी मारी। हमेशा चप्पलों में ही पूरा गांव घूमकर आने वाली लड़की आज उसने सैंडल पहने। फिर बहुत देर सोचती रही कि आपको इत्र की कौन सी खुशबू पसंद होगी। आखिर में अनुमान से इत्र लगाया। कुल मिलाकर ऐसा बनाव सिंगार किया कि मन ने कहा, आज तो आप चाहकर भी मुझसे नजरें नहीं हटा सकेंगे। फिर माँ और मैं अस्पताल के लिए निकल पड़ी। हमने जैसे ही अस्पताल में प्रवेश किया, मैंने माँ का हाथ पकड़ा। लगभग माँ को खींचते हुए पहले 3 कमरों को तेजी से पार करते हुए चौथे नंबर के कमरे में पहुंची। मेरे मन में आज भी खटका था कि माँ कहीं सीनियर डॉक्टर साहब के चक्कर में रुक नहीं जाए। मैं सोच रही थी कि 4 नंबर कमरे में आज भी उसी दिन की तरह किताब में नज़रें गड़ाए हुए होंगे, लेकिन आज आपके यहाँ काफ़ी मरीज़ बैठे थे। उस समय आप एक बूढ़ी माताजी को देख रहे थे। उसके बाद लगभग उसी की उम्र के बाबा जी का नंबर लगा। तीसरे नंबर पर मेरी उम्र की एक लड़की थी। उसकी सूरत इतनी मन भावन थी कि देखते ही किसी का भी मन आ जाए। वो जैसे ही उस स्टूल पर बैठी, मेरे तो कलेजे में कांटा चुभा। पेट में जलन सी होने लगी, मन में बेचैनी होने लगी, दम घुटने लगा। मन में तो आया कि धक्का देकर उसे स्टूल से उठा दूं और 4 नंबर कमरे से बाहर कर दूं। फिर जब आप उसे देखने लगे तो मन ने चाहा कि आपके हाथों को पकड़ लूं जो अब उसे छुएंगे, पर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। जब मैंने देखा कि आप उसे बिना छुए स्टेथोस्कोप को 3 उंगलियों और एक अंगूठे के बीच पकड़े चेक कर रहे हैं, तो मेरे ललाट की सलवटें ढीली पड़ने लगी। परंतु मेरी ये खुशी टिकाऊ साबित नहीं हुई। मेरे ललाट की ढीली पड़ी सलवटें फिर से खींचकर गहरी हो गई जब उसकी माँ बेटी की बीमारी के बहाने आपसे बातें करने लगी। आपसे हंस हंस कर बात करती उस औरत पर मुझे गुस्सा आया। मेरा मन कह रहा था, बेटी की बीमारी का तो बस बहाना है। कभी उसकी एक आंख का झपकाना, कभी उसका इस तरह से आपको छूना कि जैसे उसे पता ही नहीं लगा हो। मेरा वश चलता तो उसी समय आग लगा देती। ऐसी औरतों का अस्पताल में आना ही बंद कर देती। मुझे मारे गुस्से के चक्कर आने लगे। मैंने खुद को कैसे रोका, ये मेरा जी जानता है। जब वो औरत जाने लगी तो मेरे चेहरे पर संतुष्टि और खुशी दोनों थी। वो इसलिए कि ठाटे मारती उसकी जवानी, रूप, जोबन, नाज, नखरों, अदाओं, हंसी, मुस्कुराहट और झुककर अंग्या के अंगों को परोसने पर भी आपने उस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। गजब हो तुम भी, उससे इतनी जलन। साहिब, आप क्या जाने दिल की बातें। कभी किसी को 2 आंखों में बसाना, हिये में ठिया बना देना, कालजे की कोर से प्यार करना, फिर ये सवाल नहीं करेंगे। असल में अब मुझे भी सुनने में मज़ा आ रहा था, इसलिए बोला, छोड़ो ये बात, प्यार व्यार पर फिर कभी बात करेंगे। अभी तो अपनी बात बताओ, फिर क्या हुआ? हाँ, तो उसके उठने के बाद मैं स्टूल पर बैठ गई, उसी स्टूल पर जिस पर अभी थोड़ी देर पहले वो लड़की बैठी थी। तब मेरा मन कहता था कि आप उसको पास न बिठाएं, न बात करें, न देखें, लेकिन अब वही मेरा मन चाहता था कि बहुत देर तक आप मुझे अपने पास बिठाए रखें, मुझसे बातें करते रहें, मुझे निरखते रहें, अपने जादुई हाथों से छूकर मुझे सुख से भर दें। परंतु ज़मीन के चाहने पर उसे आसमान मिलता थोड़े ही है। दरख्तों के चाहने से पंछी उसी पर बसेरा करते थोड़े ही हैं। धूप में तपते आदमी के चाहने से बादल सूरज को ढकते थोड़े ही हैं। इंसान के स्वार्थी होने से, उसके सोचने से, उसके चाहने से क्या होता है, खासकर जब सामने वाला आप जैसा बैरागी हो।
जिसे मेरे देखे गए सपनों से कोई मतलब नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं आपकी आंखों में निरखूंगी, देखूंगी कि आपकी पुतलियों में मेरी मूरत बनती है या नहीं। मैं देखना चाहती थी कि मेरे जिस अनोखे रूप यौवन पर इतने लोग मरते थे, आहें भरते थे, सांस लेना भूल जाते थे, उस सूरत की मूरत आंखों में उतरने पर भी कोई किसी योगी की तरह थिर कैसे बैठ सकता है? उससे निसंग कैसे रह सकता है? निर्मोही कैसे रह सकता है? लेकिन आप थे। मैं निराश थी, हताश थी, गुस्सा थी। आप पर थी या खुद पर, ये ठीक से नहीं जानती, पर थी। इस बार तो आपने मुझे ठीक से देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरी सारी तैयारी, मेरा सारा बनाव सिंगार, मेरे इत्र और स्त्री तन की मिली जुली गंध, सब कुछ व्यर्थ हो गए। आपने एक बार भी न मेरे रूप को निरखा, न नए कपड़ों की तरफ देखा, न कमरे में फैली मेरी तन से निकलने वाली नशीली महक के लिए एक लंबी सांस ली। ये सब न सही, इन सब से उकता कर, इससे नाराज़गी दिखाने के लिए ही सही, उफ करके लंबी सांस छोड़ उसके गर्माहट से सरोबार कर देते, तब भी शायद मुझे अच्छा लगता। ये तो लगता कि कुछ नोटिस किया, पर आपकी निसंगता ने मेरे अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। मैं अवसाद में थी। 7 दिन पहले अपनी ही लिखी पर्ची देख आप माँ की तरफ मुखातिब हुए और पूछा, कैसी है ये अब? माँ ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक। हम तो बस ये पूछने आए थे कि अब ये दवाई बंद कर दें क्या? हाँ, बिल्कुल कर दीजिए। माँ को इतना कहने के साथ ही मेरे सर पर थपकी लगाकर आप बोले, जाओ, खूब खेलो, खाओ पियो, मस्त रहो। मैं मन ही मन सोचने लगी कि खाना पीना, खेलना, मस्त रहना, सब कुछ तो छीन लिया आपने और ऊपर से नसीहत दे रहे हो। पर कहने की न तो हिम्मत थी और न ही आपके लहजे ने अधिकार दिया था। बात न सही, छुअन न सही। अब तो इस बात पर भी मन राजी था कि कुछ देर उस कमरे में, उस स्टूल पर आपके नज़दीक बैठी रहूं, कमरे की हवा में छितराती आपकी सांसों को महसूस करूं, हवा में खुली आपकी देह गंध को अपने भीतर उतारती रहूं। पर मेरे नसीब में ये सुख भी नहीं था। तब तक कई और मरीज आ गए थे। आपने अगले मरीज को स्टूल पर बैठने का इशारा किया। मैं चोर नज़रों से उसे देखते हुए उठी कि अब तो आप मुझे देख रहे होंगे। जब देखा कि आपकी नज़रें और ध्यान मुझ पर नहीं, उस नए मरीज पर हैं, तो मेरे कलेजे पर कटार चल गई। हिये में हूक से उठी, छाती पर दाजनी सी महसूस हुई, आंखों के सामने काला पर्दा सा खिंच गया। मैं जो सिर्फ आपके लिए आई थी, उसके सामने खड़े रहते हुए आप ऐसे योगी, बैरागी, निसंग कैसे हो सकते थे? लेकिन आप थे, अपने में ही मस्त, अपने मरीजों में व्यस्त, जैसे कोई आया ही न हो, जैसे मेरी उपस्थिति का एहसास ही न हो, जैसे कोई जा ही नहीं रहा हो। तभी माँ ने इशारा किया और मैं किसी रिमोट से चलने वाले खिलौने की तरह चल पड़ी। लेकिन जाते हुए ऐसा लगा जैसे मेरा कुछ पीछे छूटा जा रहा है। मैं अपने ही तन या मन के हिस्से को छोड़कर कैसे जाती? लेकिन क्या करती? रुकना भी तो संभव नहीं था। रुकती भी कैसे और किसके लिए? उसके लिए जिसे नज़र उठाकर देखने का भी वक्त नहीं था, जिसके लिए मेरा अस्तित्व ही नहीं था। सच कहूँ तो उस समय आपके प्रति मन में बेहद गुस्सा भर आया था। सोच रही थी कि आप अपने आप को क्या समझते हो, खड़ूस कहीं के। कितने ही लोग जिसके नाम की आहें भरते हैं, वो खिला हुआ रूप यौवन, तन और मन लिए, पलकें बिछाए, आंखों में सपने लिए आपके सामने हाथ जोड़े घुटनों के बल बैठी है, इस इंतज़ार में कि एक नज़र देख तो लो, एक बार हंसकर बात तो कर लो, एक बार छूकर तो देखो। परंतु आपको उसे देखना तक गंवारा नहीं। ऐसे कौन से 30 मार्का हैं आप? ऐसे कौन से कोहिनूर हैं आप? ऐसे कौन से आसमान के तारे हैं आप?
इस गुस्से के कारण उस दिन जाते वक्त मैंने एक बार भी वापस मुड़कर आपको नहीं देखा। मैं और माँ अस्पताल से निकलकर काका के मेडिकल स्टोर पर गए। काका ने आज भी आपकी तारीफ की। 7 दिन पहले आपकी तारीफ अच्छी लग रही थी, जिसे सुनकर मेरे हिये की धड़कन बढ़ रही थी, मन पुलक रहा था और मैं मुड़क रही थी। आज उसी तारीफ पर दिल बैठा जा रहा था, मन में चिढ़ हो रही थी, ललाट पर लकीरें गहराती जा रही थी। वहाँ से घर पहुँची। जब आदमी को दुख हो, परेशानी हो, बेचैनी हो, तब माँ और घर, ये 2 ही जगह है जहाँ जाकर थोड़ा बहुत ही सही पर उसके हिये को चैन मिलता है, सांसों को सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। थोड़ी देर तो आदमी अपनी परेशानी भूल जाता है। परंतु उस दिन माँ और घर दोनों के होते हुए भी मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके उलट हिये की धुकधुकी बढ़ती जा रही थी। आटे खाते पेट में कुरलाहट होते जा रही थी। छाती पर दाजनी सी हो रही थी, जैसे दुख से मैं दबी जा रही हूँ। इस दुख से मैं उभरी भी नहीं कि मन ने कहा, तेरी बीमारी तो ठीक हो गई, यानी आपसे मिलने के सारे रास्ते बंद हो गए। सोचने लगी कि अब ऐसा क्या करूं जिससे आपसे फिर मिलने का कोई जुगाड़ बैठ जाए। अगले ही पल अस्पताल, 4 नंबर कमरा और आपका मुझे इग्नोर करना याद हो आया। मैं आपके लिए जी जान से मरी जा रही थी, लेकिन आपके लिए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। मेरा होना न होना आपके लिए एक जैसा था। बेहद ठंडा व्यवहार किया था आपने। मेरी सांसों की गर्माहट का, मेरे रूप स्वरूप का, मेरे मन में आपके लिए उमड़ती मनोहार का जो अपमान आपने किया था, उससे मैं निराश थी, हताश थी, उदास थी। जबकि ऐसे अनेक लोग थे जिन्हें मेरी कदर थी। वे पलक पावड़े बिछाए मेरी प्रतीक्षा में थे, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आदमी लुगाई को बादल के बरसने की प्रतीक्षा होती है। जैसे उफनते दूध को पानी के छींटे दरकार होते हैं, जैसे सावन में कामिनी को घर थड़ी के आने की प्रतीक्षा होती है। मैं एक नज़र भर उन्हें देख लूं तो वे निहाल हो जाएं। पर कभी कभी हम ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं जिसका हमारे पास कोई हल नहीं होता। जिसे हम चाहते हैं वो हमें नहीं चाहता, जो हमें चाहता है उसे हम नहीं चाहते। ये ऐसा ही भंवर था जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं था मेरे पास। एक मन इस अपमान और हताशा के कारण आप जैसे खड़ूस आदमी से अब कभी मिलना नहीं चाहता था। लेकिन दूसरा मन पहले मन का साथ नहीं दे रहा था। फिर कभी आपसे न मिलने का सोचकर ही मैं पसीने से भीग गई, सांसें सूखने लगी, दिन के उजाले में भी आँखों को स्याह रात दिखने लगी, चक्कर आने लगे तो दीवार पकड़कर माचे पर बैठ गई। कुछ पल आंखें बंद कर बैठी रही। मुझे परेशान देखकर माँ चाय बना कर ले आई। कप पकड़ने के लिए मैंने जैसे ही आंखें खोली तो पलकों में बंद समंदर छलकने को उमड़ा। माँ को कोई शक नहीं हो, इसलिए चेहरा एक तरफ कर हथेलियों से आंसू पोंछ लिए। आज अस्पताल में देरी हो जाने से माँ घर के काम में व्यस्त थी, इसलिए बिना देखे कप पकड़ा कर चली गई और मैं पकड़े जाने से बच गई। चाय पीते हुए पूरे समय यही ख्याल आ जा रहे थे कि असल में मैं खुद क्या चाहती हूँ, आपसे हमेशा मिलते रहना या फिर से कभी नहीं मिलना। जब दिल और दिमाग अलग अलग दिशाओं में सोच रहे हों तो निर्णय कितना मुश्किल होता है। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। आपके प्रति क्रोध से भरा दिमाग एक सलाह दे रहा था तो प्रेम से भरा दिल आपके मोह में कुछ और ही बात कर रहा था। किसे सुनूं, किसे अनसुना करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन दोनों के बीच की ये जंग कई दिनों तक चलती रही। आखिरकार कई दिनों बाद दिल की जीत हुई। अब मैं किसी तरह से फिर से आपसे मिलने का बहाना ढूंढने लगी। बरसात में बेमतलब भागती हिरनी की तरह मैं घर में इधर उधर चहलकदमी करती रहती।
सांसें फूलती रहती, कालजा कुरलाता रहता। दिनों दिन बेचैनी बढ़ने लगी, जागते हुए बुदबुदाने लगी तो कभी सपनों में भी बड़बड़ाने लगती। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं। उसकी बातों पर मुझे हंसी आ गई। मैं बीच में ही बोला, क्या बचकानी बातें करती हो? ऐसा क्या हुआ था अपने बीच? क्या था उन दोनों के बीच? क्या सच में बेड नंबर 5 की पेशेंट और डॉक्टर विजय के बीच इश्क था या नहीं? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला और अंतिम भाग। ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे इस कहानी का दूसरा भाग सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे कहानी के दूसरे भाग के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।